हेलो फ्रेंड्स, आज हम अशनूर डेयरी फार्म सिरसा में आए हैं। ये मलकीत जी का फार्म है और अली वेटनरी विजडम के ज़रिए ही ये जान पहचान हुई। तो आज हम मलकीत जी से ही जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये डेयरी फार्म शुरू किया, यहाँ पर कितने एनिमल्स हैं, क्या फ़ायदे इन्हें इस चीज़ में दिखाई दिए, क्या नुकसान दिखे। तो पहले हम इनसे पूछेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं और उसके बाद जो भी फार्म में परेशानियां आती हैं या कोई जो चैलेंजेस हैं छोटे बड़े, उन पर भी हम आपस में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम मलकीत सिंह, गांव बाजीखंड सिरसा से हैं। हमारे पास अभी 150 प्लस एनिमल हैं, जिसमें हमारे पास 18 के करीब गाय और उनके बछड़े बछड़ियाँ हैं और 150 के आसपास हमारे पास बफलो और हीफर्स हैं। तो हम पिछले 4 साल से डेयरी फार्म को रन कर रहे हैं। तो इसमें तो ये एक तो सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेदर का कोई इसके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने बफलो को चुना था। मार्केटिंग भी बहुत ईजी है। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम चैलेंज तो रहते ही हैं, कोई भी बिजनेस करे उसमें चैलेंज तो रहते ही हैं। लेबर का कुछ ज़्यादा चैलेंज है और कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है इसमें चैलेंज। लेबर का कुछ चैलेंज रहता है थोड़ा बहुत, बाकी तो बढ़िया। जैसा कि हमें ये जानने को मिला कि लेबर का एक मेन चैलेंज रहता है डेयरी फार्म शुरू करने में, और ये काफ़ी बड़ा फार्म है जिसमें लगभग 200 एनिमल्स हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। 200 एनिमल्स के फार्म को चलाना एक अपने आप में चैलेंज रहता है। तो ये जानते हैं कि प्रोडक्शन से रिलेटेड शुरुआत में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और शुरू करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे डेयरी का बड़ा सेटअप शुरू करना चाहिए तो पहले इसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि आप बिना एक्सपीरियंस के शुरू कर दें, को बहुत सारे चैलेंज आएंगे। खाने पीने को लेकर चैलेंज है, हाउसिंग का चैलेंज है, कंस्ट्रक्शन के हैं, बहुत सारी मशीनरी ऐड करनी पड़ती है इसमें, क्योंकि लेबर के ऊपर जितना ज़्यादा डिपेंड होंगे उतनी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। फिर भी अनुभव होना बहुत ज़रूरी है इसमें डेयरी का। मैं तो मानता हूँ कि कम से कम साल 6 महीने का किसी को अनुभव हो तो उसके बाद ही वो डेयरी करनी चाहिए। अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी डेयरी फार्म लोग करना चाहते हैं उन्हें पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए किसी फार्म में जाकर, और उसके बाद ही उन चैलेंजेस को देख के, उस मेहनत को देख के डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है। डेयरी फार्मिंग करना मतलब उस टाइप की आपका लाइफस्टाइल नहीं है और आप सिर्फ फैंटेसाइज होके इस लाइन में आते हैं तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं और फ़ायदा होने की जगह। तो जो ऑलरेडी डेयरी फार्म्स चल रहे हैं वहाँ पर जाकर कुछ दिन बिताइए और देखिए कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एनिमल परचेज़ करने के लिए क्या क्या अवधानियाँ बरतनी चाहिए या किन चीज़ों को देखना चाहिए, ये बात हम जानेंगे, खासकर बफेलोज़ के लिए। देखिए, जब तक एनिमल के बारे में हम जानते नहीं हैं, जैसे मैंने कहा कि साल 6 महीने का अनुभव होना चाहिए, उससे हम एनिमल की पहचान कर लेते हैं। बहुत सारे जो एनिमल सेलर हैं वो मतलब जो पशु है उसको किसी न किसी तरीके से तैयार करके, और नए जो परचेजिंग करने वाले हैं उनको तो पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या कलाकारी की है। तो उससे मुझे लगता है कि 20-25% का तो वो इसी में ही वो ज़्यादा लॉस हो जाता है, रेट में 20-25% ज़्यादा रेट का लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट परचेजिंग में हो जाती है। लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम किसी से पूछ के ही कर लें। इसमें तो हमें अनुभव होना चाहिए साल 6 महीने का डेयरी का, या हमारा फिर बैकग्राउंड होना चाहिए डेयरी का। तो मुझे लगता है सीखने के लिए ये है कि अभी मेरे पास कुछ लड़के आते रहते हैं सीखने के लिए यहाँ। तो अभी उनको तो 1 साल पशुओं के बीच में रहेंगे तभी पता चलेगा ये पशु कितने का है, पशु में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो मुझे लगता है ज़्यादातर जो कमीशन के चक्कर में या किसी कोई ऐसा कमीशन एजेंट किसी ले लेते हैं पशु, तो उनको तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं सवाई लॉस के। परचेजिंग में इतना बड़ा लॉस लग जाता है कि वो बाद में रिकवरी नहीं होता। तो बिना अनुभव के, बिना पशुओं के बीच में रहे तो ये पॉसिबल है ही नहीं। ना अनुभव के पशु खरीदना बीच के एजेंट से, कमीशन एजेंट से, वो फार्म के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि अगर आप शुरू में ही मतलब ख़राब एनिमल परचेज़ करके ले आएंगे तो उन्हें फिर सस्टेन करना, उन्हें दोबारा प्रेग्नेंट कराना, वो बहुत एक इशू आता है, क्योंकि इतने बड़े हर्ड की फीडिंग करना एक अपने आप में चैलेंज है। तो कितना ग्रीन फॉडर और क्या फीडिंग स्ट्रेटजी रहती है शुरू से लेके, क्या फीडिंग स्ट्रेटजी रही और उसके बाद कैसे कैसे चेंज आया और अब क्या किया जा रहा है। सर, पहले तो हम साइलेज परचेज करते थे, वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था।
उसके बाद हमने अपना खुद का चारा लगाना शुरू कर दिया। चारे में भी गर्मी सर्दी की बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेबर से उसको काटना, उसको डालना, ये चले रहते। अभी इस साल हमने अपना खुद का सैलेज बनाया है और चारा डालने के लिए जैसे लेबर के ऊपर डिपेंड थे तो वो चारा ठीक से डालते नहीं थे, मिलाते भी नहीं थे। फिर हमने TMR मशीन परचेज किया, अब सारा ही चारा हम TMR मशीन से डालते हैं, तो उससे उसका चारे का वेट भी हो जाता है और डालना भी ईजी हो गया और मिक्सिंग प्रॉपर हो जाती है। तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती है। तो चारा भी अभी हम 12 एकड़ के करीब हम हरा चारा भी लगाते हैं। अभी हमने कुछ चारा लीज पे लेके भी लगाया था, तो साइलेज बनाया। तो आगे भी ये रहेगा कि साइलेज भी रहेगा और हरा चारा भी रहेगा। तो अभी ज़्यादातर हम ये सोच रहे हैं कि मशीन के ऊपर निर्भर हुआ जाए, तो जिससे काम की मजबूरियाँ कम हो जाएँ। और ये बहुत ही अच्छा मतलब डिसीजन रहता है किसी भी डेयरी फार्मर के लिए, क्योंकि साइलेज को हो सकता है बनाना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन साइलेज से बहुत सारे डेयरी मैनेजमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है और पशु उसके साथ एक अडेप्ट कर लेता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शुरू से ही साइलेज रहा, पहले परचेज़ करते थे और अब इनका खुद का साइलेज है। तो जो भी नया डेयरी फार्म करना चाहते हैं या जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि फीडिंग में फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी हरा चारा मिलता है कभी नहीं मिलता, तो उन्हें साइलेज की तरफ ध्यान देना चाहिए अगर फार्म को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाना है। तो हाउसिंग वगैरह के बारे में पूछते हैं कि हाउसिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, इसमें कितनी लागत आई और नए फार्मर्स को किन चीज़ों का इसे बनाते हुए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मलकीत जी ने खुद डिज़ाइन किया है और ये इसके एक्सपर्ट भी हैं। नया डेयरी फार्मर है वो 10 एनिमल से शुरू करे और बहुत सस्ता शेड लगाए। जब वो सक्सेस हो जाए, उसका इंटरेस्ट बन जाए, उसको प्रॉफिट आने लग जाए, उसके बाद वो हाईटेक कर ले। पहले बहुत ज़्यादा खर्चा शेड के ऊपर नहीं करना चाहिए। छप्पर वगैरह डाल के या बहुत सस्ते मटेरियल के साथ वो बना सकता है। नया डेयरी फार्म जिसका बैकग्राउंड नहीं है, वो पहले तो वो सीख के आए और उसके बाद 10 एनिमल से शुरू करे। इसके साथ क्या है कि वो मार्केटिंग भी शुरू कर सकता है। कम एनिमल में अगर प्रॉफिट कम होगा तो लॉसेज के चांसेस भी कम रहेंगे, रिस्क बहुत कम रहता है। तो मैं तो मानता हूँ कि पहले 2-3 साल वो 10 एनिमल से करे, अगर उसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो। शेड के ऊपर पहले बहुत बड़ा खर्च नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं ये मानता हूँ कि शेड के ज़्यादा ज़रूरी है उनके खान पान का ज़्यादा इंतजाम किया जाए। रहने की व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खान पान का इंतजाम प्रॉपर होना चाहिए। न्यूट्रिशन के ऊपर, फीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए शुरू में। अच्छा, एक चीज़ हम और देखते हैं नए डेयरी फार्मर्स के साथ, वो प्रॉब्लम आती है प्रोडक्शन फ्लक्चुएशंस की, कभी कम दूध होता है कभी ज़्यादा, और एक आती है बीमारियों की समस्या। तो उसके बारे में शुरू में क्या हालात रहे अशनूर डेयरी फार्म में और अब वो कैसे इम्प्रूव हुए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। प्रैक्टिस में आते हैं तब सही पता चलता है। पहले जो पहला साल था उस समय सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था। उस समय मैस्टाइटिस की भी रहती थी, प्रोलैप्स की भी प्रॉब्लम रहती थी। तो जब पशु बिल्कुल नए थे तो उनका यहाँ मन भी नहीं लगा था, वो एडजस्ट भी नहीं हुए पाए। तो पहला साल तो हमारे लिए काफ़ी चैलेंज का रहा। तो डे बाय डे हम सीखते भी गए, करते भी गए, एडवाइज़र भी मिलते गए। तो हर साल डे बाय डे बढ़िया हो रहा है। अब ज़्यादा प्रॉब्लम उतनी नहीं है। प्रॉब्लम तो अभी भी हैं, लेकिन वो सोल्यूशन होता रहता है। तो पहले साल ज़्यादा दिक्कत थी हमें, दूध की भी थी और पशुओं के मन लगाने की भी थी, एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। चारे की भी कुछ प्रॉब्लम रही। तो बंदा तो वही कर के सीखता है। मैं मानता हूँ अगर मैंने भी कोई 1-2 साल डेयरी पहले सीखा होता, कहीं डेयरी फार्म में लगाया होता, तो मैं फर्स्ट डे से ही बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाता, ज़्यादा अच्छा कर पाता। तो कभी भी डेयरी लाइव स्टॉक का तो काम ऐसा है जी, ये ड्यूटी भी मांगता है, इसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये काम देखा देखी तो नहीं करना चाहिए, इसमें तो पहले अपना एक्सपीरियंस लेके एक्सपर्टीज लेने के बाद ही ये शुरू करना चाहिए। तो कम से कम मैं साल के लिए इसलिए बोलता हूँ कि साल में हरा चारा भी 2-3 तरह का आता है और गर्मी सर्दी का मौसम भी आता है। तो साल भर में सारे चैलेंज जो हैं वो कन्फर्म हो जाते हैं और उसका सलूशन निकल आता है। इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट सीधे नहीं करनी चाहिए। जब भी डेयरी में आओ तो 1 साल के लिए उसको पहले सीखा जाए, उसमें अनुभव लिए जाए। अभी मेरे पास यूपी का एक लड़का आया हुआ है, वो सीख रहा है। पहले भी दूर से 2-3 लड़के आए थे, वो सीख रहे हैं। तो उसके बाद ही वो करेंगे। वो भी एक वीडियो देख के ही आए थे, मेरी किसी यूट्यूब पे वीडियो थी। तो अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो डिमांड में हैं कि कोई एक्सपीरियंस हो। अभी समस्या ये है कि ऐसे बहुत सारे डेयरी फार्म नहीं हैं यहाँ के किसी को प्रैक्टिस करने का मौका मिले।
कोई भी प्रैक्टिस करने का मौका बड़े फार्म में तो बिल्कुल नहीं मिलता और छोटे फार्म से सीखा नहीं जा सकता। 100 पशु के बाद मशीनरी का भी अच्छा इसमें योगदान हो जाता है। कम पशुओं में मशीनरी भी नहीं लगा पाता आदमी, तो जितने भी 100 प्लस या 200 प्लस के बड़े फार्म हैं उनमें काम किया जाए तो सीख सकता है बंदा। अभी जैसे HF है, जर्सी के फार्म है, वो तो बहुत हाईटेक फार्म है, लेकिन अगर उनका अनुभव जो है वो बफलो का बिल्कुल अलग है। बफलो में बच्चों का भी बहुत सारा इनका रहता है, जैसे भी इंडियन जितनी ब्रीड है, चाहे देसी गाय हैं या बफलो हैं, बच्चों को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बफलो के फार्म में ही रह के सीखा जा सकता है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात बताई कि जो एनिमल्स होते हैं, बफलो का फार्म जो होता है वो अलग टाइप से उसका मैनेजमेंट रहता है और गाय का अलग रहता है। तो जर्सी वगैरह के ऑर्गेनाइज फार्म कहलाते हैं और होते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जो इनके कांटेक्ट में आए मलकीत जी के हमारे, तो उन्हें आपने चांस दिया, यहाँ पर उन्हें सिखा भी रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या सीखा और यहाँ पर क्या देखा। तो ये बहुत अच्छा एक काम यहाँ पे किया। तो काफ की बात जो अभी कर रहे थे, तो काफ की प्रॉब्लम, काफ डायरिया की और काफ मोर्टलिटी की प्रॉब्लम्स कैसे रहती हैं और उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, आप ये जानते हैं। उनको बिल्कुल हाइजीनिक एरिया दिया, तो कुछ और भी हमने ट्रीटमेंट भी सीखे। अभी मिल्क रिप्लेसर हमने शुरू किया है और उसके लिए काफ स्टार्टर भी देते हैं। अब पहले से मोर्टिलिटी कम हो गया, मोर्टिलिटी पहले बहुत ज़्यादा थी, तो अभी रोज़ सीख रहे हैं, रोज़ डे बाई डे सीख भी रहे हैं और पहले से डे बाई डे बेहतर भी हो रहा है। तो अच्छा लगा ये सुन के कि पहले काफ मोर्टलिटी मतलब ज़्यादा थी और अब डे बाई डे वो कम हुई है। और नई जो टेक्नोलॉजी है, नए जो न्यूट्रिशन के कंसेप्ट हैं, मिल्क रिप्लेसर है, काफ स्टार्टर है, वो डेफिनेटली काफ की मोर्टलिटी को भी कम करता है और काफ को हेल्दी भी बनाता है। इसमें यहाँ पर एक बात जानने वाली ये है कि काफ की जो इम्पोर्टेंस बफलो फार्म्स में होती है वो गाय के मुकाबले ज़्यादा होती है। मतलब बफलो में मेल काफ भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है और फीमेल काफ भी उतनी इम्पोर्टेंट रहती है, लेकिन गाय में हम सिर्फ क्योंकि फीमेल काफ को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये काफ मोर्टलिटी रोकना फार्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, हर्ड रिप्लेसमेंट के लिए, फ्यूचर हर्ड मेकिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। डे टू डे रूटीन के प्रॉब्लम्स होते हैं कि चैलेंजेस जो आते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिनका पता नहीं रहता है कि क्या हमें आज देखने को मिलेगा, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो एक बार जानते हैं। हालांकि ये 20-30% से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो जानते हैं। मेन तो देखो जी मैनेजमेंट का है। इसमें मैनेजमेंट अगर प्रॉपर हो तो बफलो में ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए गर्मी का भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता। गर्मियों में हमने फोगर भी चलाते हैं और तालाब भी बना रखा है, तालाब में पशु चले जाते हैं तो गर्मी का तो कवर हो जाता है, सर्दी भी आराम से कवर हो जाती है, ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इसमें क्या है कि डेयरी में दूध के अलावा मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे गोबर है, उसका बायो प्रोडक्ट भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सस्ता चारा और बढ़िया चारा ये इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। दूध की डायरेक्ट मार्केटिंग अगर नहीं करते तो उसमें ये प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलता। तो अभी हम दूध रिटेल में भी बेच रहे हैं, अभी थोक में भी बेच रहे हैं। तो मेरा ये प्लान है कि सारा ही रिटेल में हम बोतल पैकिंग करके बेच रहे हैं और उसको आगे बढ़ाएं और सस्ता और बढ़िया चारा हम तैयार करें और अपनी फीड बनाएं, सस्ती और अच्छी क्वालिटी की फीड बनाएं। तो चैलेंज तो डे बाई डे, अभी सींगों का बहुत बड़ा चैलेंज था। अभी हाँ, पशुओं में सींग तोड़वा लेना, सींग फंसा लेना, और ये बहुत बड़े चैलेंज थे। इससे पशु इरिटेट भी होता है। तो अभी जो हमारी अपने फार्म की ब्रीड है, लगभग 75 के आसपास जितनी हीपर आ रही हैं, सबकी हमने डी हॉर्निंग कर दी है। तो इससे भी बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी तो हमारे पास है लगभग 75 के आसपास बफलो जिनके सींग हैं। उनके थोड़े बहुत चैलेंज रहते हैं, तोड़वा भी लेती हैं, फंसा भी लेती हैं, लेकिन आगे वाले 2-4 साल में ये सारे चैलेंज सॉल्व हो जाएंगे। ये काफ़ी प्रॉब्लम रहती है सींगों की, और हमने कहीं पे भी नहीं देखा है कि बफलो में ज़्यादा डीहॉर्निंग होती हो। इसका कोई मतलब रिवाज नहीं है, कोई प्रचलन नहीं है। लेकिन यहाँ पर लगभग 75 हीफर्स ऐसी हैं जो कि हर्ड रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हैं और उनकी डीहॉर्निंग हो चुकी है। तो वो भी देखेंगे हम कि किस तरीके से वो डीहॉर्निंग हुई है। तो ये एक मैनेजमेंट का इशू है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, काम सीखते हैं, हमें चैलेंजेस आते हैं, तो उसका समाधान भी निकलता है। तो वो यहाँ पर हमें बहुत मतलब अच्छी खूबसूरती से उस चीज़ को देखने का मौका मिला।